हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह एंड वेलकम टू सोलंकी स्टडी पॉइंट। आज अपन देख रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है, अपना फर्स्ट यूनिट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सिर्फ जो लास्ट अपना वीडियो था उसमें अपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था अच्छी तरीके से कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, क्या विजुअलाइजेशन हुआ नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म, ठीक है, उसके अलावा विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन, किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए गए, वो सारी चीज़ें अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ी। आज अपन शुरुआत करेंगे कि द आइडिया ऑफ नेशन, कि यूरोप के लोगों को नेशन का आइडिया, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ उसका, ठीक है, कहाँ से मिला लोगों को ये सोचने का तरीका, ये मिला फ्रांस से। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर हुआ क्या, फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ। तो अब बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। कब स्टार्ट हुआ? 1789। 1789 में स्टार्ट होता है, विच वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म में फर्स्ट टाइम नेशनलिज्म की फीलिंग है वो एक्सप्रेस हुई फ्रांस के अंदर अपने। ठीक है, कहाँ एक्सप्रेस हुई? फ्रांस के अंदर सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग एक्सप्रेस होती है और फिर उसके बाद धीरे 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 वो स्प्रेड होती है आफ्टर रिवॉल्यूशन। ठीक है, अंदर जो भी जितने भी अपनी नेशन एम्पायर्स थे उस टाइम पीरियड में, चाहे वो रशियन हो, ठीक है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, धीरे धीरे वहाँ की जहाँ जहाँ फ्रांस की आर्मी, वहाँ जहाँ फ्रांस के लोग ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे थे या उनके ट्रेडिशंस जो है वो दूसरे देशों में जा रहे थे, या वो विजिटर्स कुछ आ रहे थे, फ्रांस की जो आर्मी वो कहीं पे जा रही थी, तो उसके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर रहे थे। फिर आगे देखते हैं 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। जब उस समय जब 1789 में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसकी ये जो पूरी कहानी है वो आप, ठीक है, अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के 9th क्लास सीबीएसई का फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पूरी जो आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, किस तरीके से लुइस 16 से मोनार्की से किस तरीके से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ओके, तो बात करते हैं फ्रेंच पीपल डिमांड अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की। क्या चाहती थी वो चाहती थी अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की। ठीक है, तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं अपने पास। एक आता है मूवमेंट, ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे जब जो अगला चैप्टर है अपना नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे मूवमेंट आएंगे, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो एक शब्द आ रहा है जहां आ रहा है मूवमेंट, और एक शब्द जहां आ रहा है वो आ रही है अपने रिवॉल्यूशन। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये कोई भी लॉ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंकिंग है, कोई आइडियोलॉजी है, ठीक है, उसके लिए उसमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए, थोड़ा सा कन्वर्ट उसको करने के लिए, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करने के लिए कुछ हो रहा, वो अपना मूवमेंट। और ये टोटली उसको चेंज करने के लिए, मॉडिफाइड नहीं, 100% उसको चेंज करके उसकी जगह दूसरी चीज़ ला रहे हैं, वो जो मूवमेंट होगा लार्ज स्केल में वो होगा अपना रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की, मोनार्की की अबॉलिशमेंट करनी है, और स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। ठीक है, डेमोक्रेसी डायरेक्ट स्टैब्लिश नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक होंगे, रिपब्लिक से इसमें कहीं पे सोशलिज्म, सोशलिस्ट की गवर्नमेंट आएगी, कहीं पे रेडिकल्स की आएगी, कहीं पे कंजर्वेटिव्स की आएगी। ठीक है, अलग अलग फाइनली जो है ये जो डेमोक्रेसी है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले कि आइडिया ऑफ ए नेशन। तो सबसे पहले ये देखेंगे आइडिया ऑफ ए नेशन, किस तरीके से नेशन की ओर आगे बढ़े, उन्हें किस तरीके से आइडियोलॉजी मिली, फ्रांस से मिल गई। अब उस आइडियोलॉजी का उन्होंने फ्रांस वालों ने किस तरीके से ये डेवलप की, मतलब ये आइडियोलॉजी बनी कैसे, आइडियोलॉजी जो है वो पब्लिक तक कैसे, उन्होंने पब्लिक को किस तरीके से कनेक्ट किया। तो कनेक्ट करने के लिए बात करते हैं, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। ठीक है, सबसे पहले नेशन, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का उन्होंने यूज किया कि किस तरीके से कलेक्ट करें लोगों को। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे देखो ये कुछ स्टेप्स हैं। आइडिया फॉर यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट्स। ठीक है, उनको कम्युनिटी को किस लिए किया गया यूनाइट, कि आप ये सबके जो राइट्स है वो कैसे हो, इक्वल हो, तो सबके इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट लाया गया और बोला गया कि भाई जितने भी आप कम्युनिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भाई कुछ जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं वो अपने ऊपर डोमिनेटेड है, थर्ड स्टेट के लोग हैं जो उनकी वो डोमिनेशन को सहन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, तो फिर हम वो हमारे ऊपर डोमिनेट क्यों है, हम लार्ज स्केल में है, लार्ज क्वांटिटी में है, और वो कुछ क्वांटिटी में है
जो हमारे ऊपर डोमिनेटेड है, ठीक है, तो उनको किस तरीके से चेंज किया जाए। तो दो आइडियोलॉजी वहां पे आई, ला पेट्रिया और ली सिटियोन, ठीक है, ला पेट्रिया और ली सिटियोन, ये दो आइडियोलॉजी आई। तो ला पेट्रिया मतलब आपकी मदरलैंड, ठीक है, ला पेट्रिया मतलब आपकी मदरलैंड, मदरलैंड मतलब लाइक आप जैसे बोल सकते हो भारत माता, अपने इंडिया के लिए बात करें तो भारत माता यानी अपनी मातृभूमि, मदरलैंड के लिए। तो जो ला पेट्रिया वर्ड है उसका मीनिंग हो गया अपने मदरलैंड। और ली सिटियोन इसका मतलब हो गया अपने सिटीजन। तो सिटीजन मतलब जैसे कि वहाँ के नागरिक। तो जैसे मेरे को बोला जाए कि हम क्या है, सबसे पहले मैं क्या हूं, सबसे पहले आई एम एन इंडियन, ठीक है। तो उसी तरीके से वहां के अंदर एक सिटीजनशिप, एक जो उस कंट्री के लिए, ठीक है, कि मैं ये सबसे पहले मेरे लिए क्या है, मेरी कंट्री है। तो वैसी वो आइडियोलॉजी है उनके अंदर डेवलप की गई। तो ये दो ला पेट्रिया और ली सिटियोन, ये दो वर्ड जो हैं, ला पेट्रिया का वर्ड हो गया मदरलैंड, ली सिटियोन का हो गया सिटीजन। इसके द्वारा उनके अंदर जो है कलेक्टिव, ठीक है, आइडेंटिटी जो आपकी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, उसकी सेंस को डेवलप किया गया। सेकेंड अपन देखते हैं पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर हो गया, किसमें हुआ पावर, ठीक है, किसमें हो गया, आपके जो मोनार्क था, ठीक है, उस मोनार्क से अब पावर किसके हाथ में चला गया, पब्लिक के हाथ में। अब पब्लिक क्या कर रही है, इलेक्ट कर रही है। और आप फ्रांस की रिवॉल्यूशन उसको पढ़ोगे तो अपन देखेंगे वोट कौन कर पा रहे हैं, एक्टिव जो वोटर्स है वो कौन है, इनएक्टिव वोटर्स कौन है, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है पावर ट्रांसफर हो गई है मोनार्क से पब्लिक के अंदर। इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, अब किसी भी चीज़ को कोई सिंबल होना चाहिए, तो उनका जो नेशंस था उनके लिए एक नया फ्लैग जो है इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि उस फ्लैग के लिए सबकी क्या है, जो इमोशंस है वो डेवलप हो उनके अंदर, ठीक है। न्यू नेशनल एंथम वर कंपोज्ड, जो नए नेशनल एंथम है वहाँ का फ्रेंच का, वो बनाया गया। और ओथ टेकन, शपथ ली गई, हम भारतीय हैं, हम भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरा फॉलो करेंगे, उसका संविधान का पालन करेंगे, मतलब लाइक दिस इस टाइप की कुछ जो, ठीक है, ओथ थी वो टेकन कराई गई। उसके बाद स्टेट जनरल, तो आप सबसे पहले एक वर्ड देखो, स्टेट जनरल। अपन अब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे उस टाइम अपन देखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट आपके क्लर्जी, सेकंड स्टेट आपके नोबेल्स, और थर्ड स्टेट में बाकी जो बचे हुए लोग थे, ठीक है। तो उन सब की जो असेंबली थी उसे बोला जाता था स्टेट जनरल। अब वो स्टेट जनरल है, अब इतने दिन केवल और केवल कौन थी, क्लर्जी और नोबेल्स, ठीक है, उनके अंडर में चल रही थी। लेकिन अब क्या होगा, वो स्टेट जनरल इलेक्ट होगी, ठीक है, इलेक्ट होगी किसके द्वारा, कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल के हाथ में पावर चला गया, तब कॉमन पीपल इलेक्ट करेगी उसको। देन उसके बाद रीनेम्ड नेशनल असेंबली, और अब जनरल स्टेट का नाम भी चेंज करके क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। देन उसके बाद अपन देखेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट हुए। अब फ्रांस की जो आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म की, वो फ्रांस से यूरोप के अदर जो दूसरे एम्पायर्स थे उनके अंदर भी धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गई। फिर अपन देखेंगे कि ये सारा अपन ने देखा 1789 के बाद। अब धीरे धीरे क्या होता है, अब देखेंगे अपन 1789 के बाद 1799। अब यहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो ये पूरा चेंजेस आया। अब यहां अचानक बहुत चेंज आएगा और सारा सब कुछ रिवर्स में चला जाएगा। देखिए कैसे होता क्या है, 1799 में जो नेपोलियन होता है, ठीक है, वो जो है वो आता है पॉलिटिक्स में। 1799 में वो एंटर कर जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, वो 1804 के अंदर एक क्या लेके आता है, सिविल कोड लेके आता है, जिससे जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो नेपोलियन अपने अंडर में सीज कर लेता है। ठीक है, सीज कर ली उसने, मतलब अब जो भी पावर्स होगी मेरे पास होगी, मेरे अलावा यहाँ पे फ्रांस में कोई भी पावरफुल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। तो अब जो उसने जो भी ये कॉन्सेप्ट लेके आया उसे बोला जाता है सिविल कोड 1804। 1804 का सिविल कोड, इसे दूसरे वर्ड में नेपोलिक कोड भी बोल सकते हैं अपन, या आपका नेपोलिक कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804, कोई भी नाम आए यही चीज आएगी। ठीक है, तो ये सारी आई। अब इसको अकॉर्डिंग टू जो पीपल्स थी, मतलब जो स्टेट थे, उनके अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में देखा गया, एक तो पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि इसका पॉजिटिव पार्ट क्या था, नेगेटिव पार्ट क्या था। अब इस नेगेटिव पार्ट के क्या रिजल्ट आएंगे। 1804 में सिविल कोड लिखा है, 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू होगा। ठीक है, वो सारी की सारी स्टोरी अपन अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।